हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंदन शर्मा। आई एम अ फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स हियर एट स्टडी आईक्यू। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है एक नए चैनल के जरिए। इस चैनल पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को एंड टू एंड प्रिपरेशन करने के लिए ढेर सारा यहाँ क्रिएटिव कंटेंट दिया जाए। ठीक है, रिसोर्सफुल एंड यूजफुल कंटेंट आपको दिया जाए। ठीक है, हम जानते हैं कि इतनी सारी चीजें देश और दुनिया में चल रही होती हैं, उनमें से काफी चीजें सिर्फ सेंसेशनल न्यूज होती हैं, उनका यूपीएससी एग्जाम से कुछ खास संबंध नहीं होता। राइट। और अगर लिमिटेड दायरे में हम एग्जाम रेलिवेंट चीज़ों को पढ़ें तो उनका ज़्यादा फायदा होता है। तो इस चैनल को हमने स्पेसिफिकली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया है कि यूपीएससी और सिमिलर दूसरे जो एग्जाम्स रहते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, उनकी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स की नीड को यहाँ पर केटर किया जा सके, ताकि ये जो वायरल वीडियोस होती हैं, सेंसेशनल इश्यूज होते हैं, उनकी तरफ एक तरीके से अट्रैक्ट होके अपने रास्ते से वो डिविएट ना हो। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस बात को समझते हैं कि कोई भी मुद्दा जब हमने समझना है, अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस सम एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग, जब तक नहीं करते हम, तब तक उस मुद्दे का उस डेप्थ में हम नहीं समझ पाते। सो इसलिए यहां पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारी इंडियन एक्सप्रेस की डेली क्लासेस होती हैं स्टडी आईक्यू आईएएस के चैनल के ऊपर। अब वहां पर क्लासेस में जो हमने न्यूज़ डिस्कस की हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग की डिस्कशन हम यहां पर करेंगे। ठीक है, आज के इंडियन एक्सप्रेस के सेशन में मॉर्निंग में हमने इन सारे मुद्दों को कवर किया था। अब इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड आपको ये भी बता दूंगा कि जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये दो टॉप न्यूज़पेपर्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। ठीक है, तो इनके आर्टिकल्स को समझना एक बात है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना अलग बात है। तो यहां पर अब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इन आर्टिकल्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो डिटेल डिस्कशन दोबारा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, आंसर सॉल्व करने के लिए जो न्यूज़ या जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको मैं हाईलाइट जरूर करूंगा। किसी ने अगर मेरा मॉर्निंग का लेक्चर मिस कर दिया है तो वो CS लाइव ग्रुप ऑन टेलीग्राम, इसको जरूर ज्वाइन कर ले। इस ग्रुप को ज्वाइन करते ही आपको आज के मॉर्निंग का लेक्चर मिल जाएगा 2 सितंबर का, एंड उसमें आप इन मुद्दों को प्रॉपरली समझ सकते हैं। अब इन मुद्दों को कवर करते हुए आपको कुछ मैंने बातें बताई थी। ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर भी जो मॉडल आंसर्स हैं इस सेशन के भी, वो आपको मैं यहाँ पर दूंगा, और जितने पीडीएफ्स हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। hello.chandan.sharma, यहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई गेव टू यू इन द मॉर्निंग सेशन। अब मॉर्निंग में हमने चीज को पढ़ा, समझा, क्वेश्चन आया, अब उसको लिखने में भी आपको टाइम लगा होगा। बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बहुत सिंसियरली उसका आंसर लिख दिया होगा। ठीक है, तो आप में से काफी सारे लोग मुझे टाइम टू टाइम अपने आंसर्स भेजते हैं। तो यहां पर हम अब क्या करेंगे, हम एक मॉडल आंसर देखेंगे। ठीक है, मॉडल आंसर का मतलब ये नहीं है कि ऐसा आंसर लिखने से आपको 10/10 या 15/15 मार्क्स मिल जाएंगे। मॉडल आंसर का मतलब है कि ये एक ऐसा आंसर है जो कि एक अच्छा आंसर माना जाता है। ठीक है, इसमें अच्छे आंसर के गुण हैं। अगर सिमिलर गुण आपके आंसर में भी हैं तो अच्छा आंसर है वो। ठीक है, और अगर कोई कमी पेशी है तो उसको हमें सीख के इंप्रूव करना है। राइट, तो हमने इस क्वेश्चन को अब आंसर करना है। राइट, तो कैसे आंसर करना है, लेट अस ट्राई टू सी। क्वेश्चन कह रहा है दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी, discuss the factors that indicate that the time has come to dehyphenate rice and wheat in policy planning। कहने का मतलब है कि भारत की फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप उन फैक्टर्स को डिस्कस करो जो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि राइस और व्हीट को अलग अलग करना हमें जरूरी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी प्लानिंग। ठीक है, वो फैक्टर्स आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। दूसरा पार्ट है हाईलाइट द पोटेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्रीट देम एज सिंगल कैटेगरी इन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। अगर उनको डिहाइफनेट बेसिकली नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, इसको आपको बताना है। आपका क्वेश्चन, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपने लिखना है, 15 मार्क्स से कैरी करता है। अब देखो दोस्तों, जब भी यूपीएससी में हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, वहां पर क्वेश्चन की डिमांड को प्रॉपर्ली समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। राइट, सो टू अंडरस्टैंड द डिमांड, जैसे आपके आंसर में कुछ कीवर्ड्स होंगे जो दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन की डिमांड थी और ये एड्रेस हो रही है, उसी तरह से क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं जिससे कि वो डिमांड के बारे में पता लगता है कि ये डिमांड थी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको करना क्या है, आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है किन की, फैक्टर्स की जो डिहाइफनेट करने को कह रहे हैं राइस और व्हीट को। इसी के साथ साथ आपको हाईलाइट भी करना है पोटेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्रीट देम एज सिंगल कैटेगरी इन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। ठीक है, तो मेन जो कीवर्ड है वो ये है डिस्कस। ठीक है, डिस्कस आपको करना है। जब हम डिस्कस करते हैं तो हम पहलुओं को बताते हैं। ठीक है,
चर्चा जब की जाती है तो एक मुद्दे के ऊपर अलग अलग लोग अपना विचार रखते हैं, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, एस्पेक्ट्स बताते हैं। जैसे कि इस पेन को अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो इसके कई सारे पहलू होते हैं। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स जो पहली बार मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर उन्होंने ढंग से मेंस आंसर राइटिंग पहले ना की हो शायद सीरियसली, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस पेन को डिस्कस करो तो आप में से ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि इस पेन की खूबियां बतानी शुरू कर देंगे या इस पेन के प्रोज एंड कॉन्स बताने स्टार्ट कर देंगे। बट द रियलिटी इज कि जब डिस्कस करना है तो हमें पहलू बताने, एस्पेक्ट्स बताने हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो इस पेन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या हो सकता है कि ये पेन आंसर लिखने का एक यंत्र है, ये पेन किसी की हत्या करने का भी यंत्र हो सकता है, ये पेन सेल्फ डिफेंस करने का भी एक यंत्र बन सकता है, और ये पेन स्टेटस सिंबल भी बन सकता है अगर ये पार्कर का पेन होता। राइट, तो दिस इज व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू बताना है उन फैक्टर्स को समझाते हुए जो राइस एंड वीट को डिहाइफनेट कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी पोटेंशियल इंप्लीकेशन की अगर हमने डिहाइफनेट अभी भी ना किया तो क्या हो जाएगा वो समझेंगे। ठीक है, तो कैसे इसको आंसर करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो डिमांड जो है क्वेश्चन की वो यही है कि क्यों राइस और वीट को डिहाइफनेट करें, अगर नहीं किया तो क्या मुद्दे हैं, और कैसे डिहाइफनेट करने से ये मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसके कंटेंट की नॉलेज होना जरूरी है बिफोर राइटिंग एन आंसर। ठीक है, तो जो मॉर्निंग में हमने एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल डिस्कस किया था, उससे हमें भरपूर नॉलेज मिल रही है दैट हाउ वी कुड हैव रिटन दिस आंसर। ठीक है, आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया, तो इसको मैं समझाता हूं। ठीक है, इसमें देखो, इस क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर लिखने के लिए हमें बताना पड़ेगा दैट डिफरेंशियल प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है राइस एंड व्हीट में, कि मतलब कभी भी होता है ना कि जब भी सीरियल्स की बात आती है, सीरियल मतलब CEREALS, ठीक है, ये खाने वाले सीरियल्स। ठीक है, तो चावल और गेहूं, आटा चावल का ये दाम, आटा चावल को रेगुलेट करना है। आटा चावल जैसे मतलब दो जुड़वा भाई हैं ये, ठीक है, और किसी एक में कुछ गड़बड़ हुई तो मतलब दूसरे में भी वही गड़बड़ है। इसी तरह से हमने इन दोनों को ट्रीट किया है, लेकिन प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में डिफरेंशियल पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं। इन पैटर्न्स को हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इन्हीं पैटर्न्स को समझने का पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली हमने बताना है। राइट, जैसे राइस में सरप्लस प्रॉब्लम है और वीट में क्या है, डिक्लाइन हो रहा है, डर्थ है वीट में। ठीक है, DEARTH यानी कि कमी है। ठीक है, देयर इज अ सरप्लस प्रॉब्लम इन राइस, कि राइस की कंजम्पशन जो है वो रिलेटिवली कम है लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और एक्सपोर्ट्स हमारे उसमें ग्रो होने चाहिए बट उतने एक्सपोर्ट्स हमारे ग्रो नहीं हो रहे। और वीट में क्या है, वीट में कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ गई है लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो ये किस वजह से प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, वी विल डिस्कस दैट। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या आएगा, वीट को जो कॉन्स्ट्रेंट्स परेशान कर रहे हैं, टेम्पोरल एंड ज्योग्राफिकल, क्लाइमेट चेंज से जो वीट पर इंपैक्ट हो रहा है, और वीट कंजम्पशन में जो स्पाइक आ रहा है उसकी चर्चा हमने करनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि अगर इनने इनको सेम हेडर में रखा, इनको एक साथ जोड़ के रखा, तो उसमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो सकता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो सकता है, और सोशल इंपैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, और डिहाइफनेट करने से जो भी इंपैक्ट है वो एड्रेस हो जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। अब इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं हम, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप आंसर करें कोशिश कीजिए कि उसमें अगर फ्लो चार्ट बन सके तो जरूर बनाएं। वो फ्लो चार्ट एग्जामिनर को अलाउ करता है कि आपके आंसर को रीड करने से भी पहले आपके आंसर की शक्ल देखकर गेज करे कि क्या ये मेरे पढ़ने लायक है भी या नहीं, क्या जो पॉइंट्स मैं ढूंढ रहा हूं वो इस आंसर में मिलेंगे भी या नहीं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स जो हैं वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी हम कोई आंसर लिखेंगे उसमें इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इंट्रोडक्शन आपके आंसर की एक टोन सेट करती है। इंट्रोडक्शन प्रिसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें पता लगना चाहिए दैट दिस कैंडिडेट मींस बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोडक्शन अगर आपने लिखनी है तो कुछ भी लिख दोगे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन अगर लिखनी है तो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, और इसमें हमने मुद्दा हमारा क्लियर रहना चाहिए। और मुद्दा क्या है, राइस वीट को डिहाइफनेट करना है, क्यों करना है। ठीक है, ये टोन अगर आप इंट्रोडक्शन में सेट कर दो तो आपके आंसर की एक भूमिका बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर मैंने खुद लिखने की कोशिश की इस क्वेश्चन को। राइट, थोड़ा सा वर्ड लिमिट इसमें एक्सीड मैंने किया क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझानी है, बट स्टिल यू कैन थोड़ा बहुत कंडेंस डाउन आप कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, दैट करंटली राइस एंड व्हीट आर फेसिंग अ पैराडॉक्स ऑफ सरप्लस एंड डर्थ रिस्पेक्टिवली। कि चावलों में, जैसे इसमें ना आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि 1 अगस्त को क्या हो रहा है कि राइस में वी आर विटनेसिंग अ सरप्लस, वन ऑफ द हाईएस्ट सरप्लस, और वीट में जो 1 अगस्त को हमारे गवर्नमेंट के स्टॉक्स में गेहूं मौजूद है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है, वन ऑफ द लोएस्ट स्टॉक है 1 अगस्त को। और हकीकत यह है कि अगस्त के महीने में, क्योंकि इट इज द टेल एंड ऑफ द वीट मार्केटिंग सीजन, तो वीट जो है वो ऑलरेडी स्टॉक्स वगैरह में जा चुका है।
लेकिन राइस का जो ये सीजन होता है ये अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होता है। तो अगस्त में हमेशा से व्हीट डोमिनेट किया है गवर्नमेंट स्टॉक्स में, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सब एक्सप्लेन करोगे, इट विल ईट अप लॉट्स ऑफ वर्ड्स। एंड मोर ओवर ये चीज थोड़ी ना एग्जैक्टली पूछी है, सिर्फ इतना थोड़ी ना पूछे, हमें तो ब्रॉडली फैक्टर्स बताने हैं। तो इसको एकदम समराइज करके, करंटली राइस एंड व्हीट आर फेसिंग अ पैराडॉक्स ऑफ सरप्लस एंड डर्थ रिस्पेक्टिवली, विच रिक्वायर्स देयर डीहाइफनेशन इन मैटर्स ऑफ डिसीजंस इन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। आपने ऐसा आंसर लिख के इस तरह से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करके यू हैव सेट द टोन, एक टोन सेट हो गई कि ये, ठीक है, डीहाइफनेशन पॉलिसी, ठीक है, डीहाइफनेशन एग्रीकल्चर पॉलिसी में जरूरी है, क्योंकि एक तरफ राइस का सरप्लस है, व्हीट का डर्थ है। द नीड टू डीहाइफनेट देम कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग की फैक्टर्स। जो कुछ कीवर्ड्स हमें क्वेश्चन में नजर आते हैं, वो अगर आपके आंसर में भी नजर आएंगे, तो इट विल हेल्प द एग्जामिनर टू गेज कि वेदर यू आर आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड और जस्ट राइटिंग व्हाटएवर यू नो। आप में से बहुत से लोगों ने जब ये आंसर लिखा होगा तो उन्होंने शायद साइनॉप्सिस बना दिया होगा पूरे क्वेश्चन का, पूरी न्यूज का जो हमने डिस्कस किया था। आधी से ज्यादा चीजें तो इस आंसर में आएंगी भी नहीं, बिल्कुल प्रिसाइज लिखना होता है। तो यहां पर जब ये कीवर्ड्स आते हैं ना, कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग की फैक्टर्स, तो वहां से पता लग रहा है एग्जामिनर को कि ओके, द चाइल्ड इज राइट टू ट्राइंग टू राइट द आंसर टू द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड, कि ऐसे नहीं बस गोली नहीं दे रहा। ठीक है, फिर की फैक्टर्स का हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया, जिसमें हमने एग्जामिनर को बिना रीड किए बता दिया कि थोड़ी सी निगाह मारो इधर, ठीक है, थोड़ी सी निगाह मारो और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे की फैक्टर्स क्या हैं। डिफरेंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक्स, ठीक है, हमारी जो इंट्रोडक्शन में हमने बात की, उस इंट्रोडक्शन के दिए गए पॉइंट को एक्सप्लेन करता हुआ हमारा एक की फैक्टर यहां पर बन गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा टेम्पोरल एंड ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ व्हीट, कि पैटर्न ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन में प्रोडक्शन इसकी वजह से खराब हो रही है। ठीक है, क्लाइमेट वेगरीज, क्लाइमेट चेंज किस तरह से इस चीज को रिक्वायर कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि इसे डीहाइफनेट कर दिया जाए, और कंजम्पशन पैटर्न में क्या हमें डायनामिक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्लोचार्ट बनाने के बाद यू कैन देन एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक्स, अब हमने जब आर्टिकल का एनालिसिस किया था तो हमें पता लगा था, जो मैंने आपको 1 अगस्त की बात बताई, तो उसे ब्रीफली यहां पर लिखेंगे। इसमें हमने क्या लिखा, ओइंग टू क्रॉपिंग एंड मार्केटिंग साइकिल, the quantity of rice in government stocks have always been lower than that of wheat in the beginning of August. ठीक है, Are you able to appreciate कि कैसे हमने बिल्कुल प्रिसाइज कर दिया कि अगस्त के पहले 1 अगस्त के टाइम पर हमने हमेशा से ये देखा है कि व्हीट के स्टॉक्स ज्यादा रहते हैं, लेकिन अब कम हो रहे हैं, तो चिंता का विषय। तो हमने इसको एकदम प्रिसाइज कर दिया। कितने वर्ड्स लगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 वर्ड्स में हमने इस मुद्दे को यहां पर कंप्रेस कर दिया। ठीक है, ओइंग टू क्रॉपिंग एंड मार्केटिंग साइकिल, द क्वांटिटी ऑफ राइस इन गवर्नमेंट स्टॉक्स हैव ऑलवेज बीन लोअर देन दैट ऑफ व्हीट इन द बिगिनिंग ऑफ अगस्त। हाउएवर द ट्रेंड सिंस पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों में इट हैज रिवर्स्ड। ठीक है, सजेस्टिंग दैट राइस एंड व्हीट कैन नो लॉन्गर बी क्लब्ड टुगेदर इन एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। हमेशा से व्हीट ज्यादा रहता था, लेकिन अब चावल ज्यादा हो गया है, व्हीट कम हो चुका है। तो ये क्या बताती है कि इनको क्लब करना सही नहीं होगा, इनको अलग करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाते वक्त जब भी सीरियल की बात होती है, तो सीरियल का मतलब ये नहीं कि सारे ही सीरियल्स को एक साथ जोड़ दो, उनको अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज बता रही है, रनिंग अंडरलाइंस करते रहिएगा। ठीक है, इन रनिंग अंडरलाइंस में अंडरलाइंड वर्ड्स को पढ़ते हुए आपको समझ, एग्जामिनर को समझ लग जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन जो है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 48 वर्ड्स। ठीक है, दिस इज 48 वर्ड्स, दिस इज अ डायग्राम। ठीक है, तो आंसर में ये स्पेस जरूर घेरता है, लेकिन एज सच जितना मैं समझता हूं, जितनी मैंने टेस्ट सीरीज दे रखे हैं और जितने मेरे मार्क्स मेंस में आ रखे हैं, 2022 के मेंस में GS1 में आई वाज एबल टू स्कोर 105। ठीक है, GS3 में आई वाज एबल टू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 90। ठीक है, तो ठीक है वो, राइट। अगर क्वेश्चन छूटेगा तो वो अलग बात है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने, राइट। तो बेस्ड ऑन माई नॉलेज हेयर आई अंडरस्टैंड कि जब हम डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो वैसे तो इसकी वैल्यू 1000 की है, राइट, लेकिन हमने स्पेस जरूर घेरी है। ठीक है, इसको बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हो, राइट, और आगे एक्सप्लेन करोगे तो आपका ये जो सब्जेक्ट मैटर है, इसके वर्ड्स काउंट होते हैं। एंड मोर ओवर एग्जामिनर जो होते हैं ना, ऐसे एक एक करके वर्ड नहीं काउंट करते। व्हाट दे डू लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 वर्ड्स, 1 2 3। ठीक है, ये आधी लाइन है, ये भी आधी लाइन है, तो ये 4 एंड 5। ठीक है, 5 7 are 35, तो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 वर्ड्स हैं ये। ठीक है, इट्स नॉट 40 बनेंगे ये करीब। ठीक है, 40 वर्ड्स की इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रिसाइज इंट्रोडक्शन।
आपने अंदर एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज 25 वर्ड्स एंड ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ठीक है, तो ये 16 17 18 19 20 वर्ड्स, ये 45 वर्ड्स में आपने अपना पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे टेम्पोरल एंड ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स को भी इसी तरह समझाएंगे। अनलाइक राइस वीट कैन ओनली बी ग्रोन इन राबी सीजन, ठीक है, अनलाइक राइस वीट कैन ओनली बी ग्रोन इन राबी सीजन, ठीक है। हमें ये पता है कि राइस जो है वो राबी खारिफ दोनों में कल्टीवेट हो जाता है। साउथ इंडिया स्टेट्स एक एनुअल साइकिल में 2 बार ग्रो कर सकती है। ओनली 8 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, ये अंडरलाइन होना चाहिए था, ओनली 8 स्टेट्स इन इंडिया प्रोड्यूस मोर देन 2 मिलियन टन ऑफ व्हीट ईच, कॉन्ट्ररी टू द 16 स्टेट्स फॉर राइस। मतलब ज्योग्राफिकली भी जो राइस की कल्टिवेशन है इट इज वाइड स्प्रेड एंड टेम्पोरली हमारे पास साल में बहुत छोटी सी विंडो होती है टू कल्टिवेट व्हीट, right? These differential constraints for wheat warrant the need to dehyphenate it from rice, ठीक है, कि wheat के प्रोडक्शन और उसके जो constraints हैं वो अलग हैं, जोग्राफिकल और टेम्पोरल, तो इसलिए डिहाइफेनेट करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगेन 45 वर्ड्स, ठीक है। 45 से थोड़े से कम ही बनेंगे क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में हमारे छोटे छोटे बी इन ये कुछ ज्यादा होते हैं, 45 के करीब बनेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट वेगरीज, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज बीन मोर प्रोफाउंड ऑन विंटर मंथ्स, ठीक है। विंटर मंथ्स को इन्वर्टेड कॉमर्स में एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। एग्जामिनर को ना लल्लू नहीं समझना कि इसको हर चीज समझानी पड़ेगी, ठीक है। एग्जामिनर देखो, जैसे आपने मान लीजिए इतना भी लिखा है ना, कैन ओनली बी ग्रोन इन राबी, तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ठीक है। विंटर मंथ्स में इंपैक्ट कर रहा है, एग्जामिनर को पता है कि आप व्हीट के ग्रोइंग सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी एग्जांपल चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इतना लिखने से भी आप काफी कुछ कह रहे हैं, ठीक है। आपने एग्जांपल में क्या लिखा कि क्लाइमेट चेंज का विंटर मंथ्स में इंपैक्ट पड़ता है, प्लस मार्च महीने में मर्क्यूरी के जो अनयूजुअल स्पाइक्स हमें देखने को मिलते हैं उससे ग्रेन फॉर्मेशन इंपैक्ट होती है। नवंबर से दिसंबर में हमें अबव एवरेज टेम्परेचर जो देखने को मिलता है उससे वेजिटेटिव ग्रोथ इंपैक्ट होती है। बोथ दीज थिंग्स हैव इंपैक्टेड द क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर इट कॉल्स फॉर अ रिवीजन इन क्लबिंग राइस एंड व्हीट टुगेदर इन एग्रीकल्चर पॉलिसीज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 ये आधा 6, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगेन 48 वर्ड्स का ये आपका बन गया, ठीक है। डी पॉइंट में क्या किया कि अभी तक तो आप हेडर्स दे रहे थे, यहां पर आप चाहें तो पैराग्राफ फॉर्म में जो हेडर है आपका उसको ऐसे बीच में अंडरलाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ओइंग टू ग्रोथ इन फास्ट फूड इंडस्ट्रीज देयर इज अ राइज इन डिमांड फॉर रिफाइंड फ्लोर, जिसको मैदा भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैदा विच इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम व्हीट, राइट। So changing consumption patterns depict faster growth in wheat production compared to rice, ठीक है। faster growth in wheat consumption होना चाहिए ये, ठीक है, ये गलतियां मत करना। It should be faster growth in wheat consumption as compared to rice. Therefore, to regulate their supplies and prices, they need to be dehyphenated, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, ठीक है, 5 and 5.5, ठीक है। तो ये कितना 44 वर्ड्स के करीब इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। एंड इंप्लीकेशंस ऑफ नॉट डीहाइफनेटिंग, इसको हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा दिया, ठीक है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में कैसे समझाया, लेस क्लाइमेट रेजिलिएंट आउटपुट इन एग्रीकल्चर, अगर नहीं करेंगे तो लेस क्लाइमेट रेजिलिएंट आउटपुट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंपैक्ट है, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी है। इन्फ्लेशन फॉर व्हीट इकोनॉमिक इंपैक्ट, सरप्लस प्रॉब्लम इन राइस, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक इंपैक्ट। सरप्लस की क्या प्रॉब्लम है ये लिखोगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा क्या कह रहे हो, ठीक है। जब सरप्लस होता है तो क्या होता है, क्रॉप के प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं, प्राइस रिड्यूस होते हैं तो फार्मर की रेम्यूनरेशन पर फर्क पड़ता है, ठीक है, फार्मर की रेम्यूनरेशन भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो सरप्लस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सरकार फिर क्या करती है कि काफी सारे जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि फार्मर्स को उनका जो भी रेम्यूनरेशन है वो मिलता रहे और एक बैलेंस बना रहे। फोर्थ पॉइंट आपने लिखा है इम्बैलेंस इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड रिलेटेड एनवायरमेंट इंपैक्ट, ठीक है। अगर हमने डीहाइफनेट नहीं किया, राइट, तो वो पॉलिसीज जो व्हीट एंड राइस के क्रॉपिंग पैटर्न को रेगुलेट करती हैं उनमें भी फर्क नहीं रहेगा, राइट। जबकि व्हीट और राइस दोनों की क्रॉपिंग साइकिल्स भी अलग रहते हैं, क्लाइमेट किस तरह से इन्हें इंपैक्ट कर रहा है वो भी अलग रहते हैं, ठीक है। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा वो भी प्रॉब्लमैटिक होगा। जैसे पंजाब की स्टेट में राइस की कल्टीवेशन से क्या है, वाटर गजलिंग क्रॉप है, वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है,
ठीक है। वीट की कल्टीवेशन पंजाब को थोड़ा ज़्यादा सूट करती है बिकॉज टेम्परेट क्रॉप है वीट, और पंजाब में एंड हरियाणा में विंटर मंथ्स में थोड़ा टेम्परेट क्लाइमेट बन जाता है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर बेनिफिशियल। और ज़रूरी नहीं है कि जो मानसून सीजन आता है उसमें सिर्फ हम चावलों की ही कल्टीवेशन करें, वी शुड डाइवर्सिफाई। ठीक है, तो उससे भी एक डिहाइफिनेट ना किया तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। फाइनली आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए कि दो तरीके होते हैं कंक्लूजन के, एक जो भी आपने बताया उसका एक क्रक्स आपको मिल जाए, ठीक है, बट अ बेटर वे इज कि आप थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन दें कि मतलब जितना लिखा वो सही है, लेकिन कंक्लूजन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ ऐसा टरका दिया जिससे एग्जामिनर को ये महसूस हो कि हाँ बच्चे को इससे भी आगे और कुछ भी पता है, लेकिन 250 शब्दों की लिमिट उसे रोक रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या कर सकते हो आप, करंट पॉलिसी अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग व्हीट एंड राइस एज सिंगल कैटेगरी ओवरलुक्स द डिस्टिंक्ट चैलेंजेस which each crop faces. Dehyphenating them in policy planning is essential for ensuring food security, stabilizing markets, and addressing the specific needs of each cereal in the face of evolving environmental and economic conditions. मैंने दोनों ही चीजें कर दी, समराइज भी कर दिया, ठीक है, कि करंट पॉलिसी जो है जो व्हीट राइस को सेम ट्रीट करती है, ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट चैलेंजेस जो दोनों क्रॉप्स फेस कर रहे हैं उसको ओवरलुक कर रही है। ठीक है, एंड इनको डीहाइफनेट करना जरूरी है पॉलिसी प्लानिंग में, जिससे कि हम फूड सिक्योरिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच सीरियल क्रॉप और एनवायरमेंट और इकोनॉमिक कंडीशंस को एड्रेस कर सकें। इनको अंडरलाइन मैंने कर दिया ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई इस पे और भी मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं, लेकिन यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि आपकी लिमिट लगी हुई है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 56 वर्ड्स ये कंक्लूजन के आगे। ठीक है, टोटल वर्ड काउंट करते हैं 56, ठीक है, प्लस 44 60 100 हो गई है। ठीक है, 148, ठीक है, 148 एंड 40 और जोड़ दो उसमें 188 प्लस 5 193, ठीक है, 193 एंड 45 ये, ठीक है, 193 एंड 45 ये 298, नहीं 198 एंड 238, ठीक है, 238 में 40 जोड़ दो 278, ठीक है, 270 के करीब ये वर्ड्स बन रहे हैं टोटल। ठीक है, तो 250 से हल्का सा एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंडेंस किया जा सकता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक पॉइंट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए तो जरूर ऐड किया है, बट वी कैन डू अवे विद इट। जैसे कि ये लाइन हम थोड़ा सा ना भी लिखें, इतना भी लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, ये लाइन में हम काफी कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नवंबर दिसंबर जो वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम पीरियड है उसमें अगर सही से चीजें नहीं होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाइन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 8 वर्ड्स, तो उससे आपके और बच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा चाहो तो कंडेंस कर सकते हो, तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट आंसर है, बट दिस इज क्वाइट क्लोज टू द गुड आंसर दैट एन एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, इसमें आपने काफी कुछ गेन किया, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल मेक यूज ऑफ दीज सेशंस, ताकि हम सिर्फ न्यूज पढ़े ना, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, उसे पढ़ के एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी के चलते अब देखो सबसे पहले तो आपका प्रीलिम्स आना है, तो प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी न्यूज से रिलेटेड एक टर्म आई थी बिग फोर। व्हीट प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बिग फोर का नाम लिया जाता है। ये बिग फोर कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ बिग फोर? बिग फोर मतलब जो टॉप 5 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत में। ठीक है, तो टॉप 4 स्टेट्स जो हैं ये बिग फोर व्हीट प्रोडक्शन में 76% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो कौन सी स्टेट हैं, ठीक है, एक या एक से ज्यादा कौन सी स्टेट्स हैं जो बिग फोर का पार्ट नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। क्या आंसर होगा? पंजाब तो हमें पता है, व्हीट तो ये कल्टीवेट करेगा। क्या यूपी हो सकता है? नहीं, बड़ा स्टेट है, इसमें भी अच्छी खासी व्हीट प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। मध्य प्रदेश हो सकता है। सेंट्रल इंडिया में आई डोंट थिंक जो टेम्परेट क्रॉप है, सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे भी ड्रॉट वगैरह आते हैं, यहाँ कैसे हो सकता है? बट एक्चुअली दीज आर द टॉप 3 स्टेट्स। ठीक है, नॉट इन दैट ऑर्डर पर्टिकुलरली, बट टॉप 3 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यही हैं। तो ये तीनों ही बिग फोर का पार्ट है। चौथा बिग फोर इज हरियाणा। ठीक है, तो डी इसका आंसर बनेगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मुझे बताइए कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया आर करेक्ट? 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। यूपी जो है सबसे बड़ी व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत की, ये ट्रू है। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी की ही है। राजस्थान इज अमंग टॉप 5 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। राजस्थान
ड्राई क्लाइमेट होता है, थार डेजर्ट होती है, वो टॉप 5 में कैसे आ सकती है? एक्चुअली इट इज इन टॉप 5, इट इज इन टॉप 5। ठीक है, आई एम सॉरी थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, 5th नंबर पे राजस्थान आती है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। 76% ऑफ इंडियाज व्हीट कम्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इस स्टेटमेंट का जवाब ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। बताइए क्या आंसर होगा इसका? दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बिकॉज बिग 4 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन चारों को जब कंबाइन करते हैं वहां से 76% आता है। तो पहली दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उत्तर प्रदेश, हाँ, तो ये 1 and 2 होना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्षमा चाहता हूं इसके लिए। ठीक है, ये करेक्ट पीडीएफ ही आपको मिलेगा ऑन योर टेलीग्राम चैनल CS लाइव ग्रुप, तो उसकी आप फिक्र ना करना। व्हीट की प्रोडक्शन के बारे में ये कुछ स्टैट्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5th नंबर पे, ठीक है, टॉप 5 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। पंजाब हरियाणा का कंबाइन भी कर दें तो यूपी का तब भी ज्यादा ही रहता है व्हीट प्रोडक्शन, ऑल्दो जो पर एकड़ यील्ड है वो पंजाब हरियाणा की ज्यादा रहती है। ठीक है, सो दीज आर सम एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स जो आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी से रिलेटेड है एंड इट इज बेस्ड ऑन एन आर्टिकल जिसमें नामीबिया में एक इशू और उसकी रेजोल्यूशन की बात की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी एन इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम ड्रॉट इन अ कंट्री? अगर किसी देश में ड्रॉट हमें दिखता है और वो काफी एक्सट्रीम हो जाता है तो उससे क्या हो सकता है? डिक्लाइन इन माल नरिशमेंट अमंग द पॉपुलेशन, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। आराम से सोचिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, माल नरिशमेंट का ऐसा है, माल नरिशमेंट बढ़ेगी, डिक्लाइन नहीं होगी। न्यूट्रिशन डिक्लाइन होगा। ड्रॉट है, फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी, नरिशमेंट डिक्लाइन होगी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये होगा, क्योंकि जब ड्रॉट होता है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। सूखा सिर्फ लोगों के लिए, इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी होता है। जानवर ग्रेजिंग लैंड्स के अभाव में आसपास दूसरे एरियाज में खाना ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो ऐसे हैबिटेशंस में आ सकते हैं विच हैव बीन पॉपुलेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, और वहां से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड बता रहा है बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन, ये भी होगा। देखो दो चीजें होंगी, ड्रॉट की वजह से, देखो ड्रॉट की वजह से मतलब सूखा पड़ गया। सूखा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खेती बाड़ी नहीं हो रही, जो घास वगैरह हुआ करती थी हरी, जिसको हिरण खाया करता था और हिरण को आगे चीता खा लेता था, तो उसमें क्या है कि अब घास सूख गई, हिरण को कुछ मिल नहीं रहा। कई सारे हिरण हो सकता है मर जाएं, हिरण मरेंगे तो फिर चीते को भी फर्क पड़ेगा। और अगर घास जो है, घास पे सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ हिरण ही उसको खा रहा है, घास के इर्द गिर्द छोटे छोटे मच्छर वगैरह भी हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी विल एक्चुअली डिक्लाइन। तो ये ट्रू है। सेकंड एंड थर्ड दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट इज फॉल्स, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, नामीबिया न्यूज में था और उसमें ऐसा हो रहा है कि ड्रॉट की वजह से लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है, और इसी के चलते उनकी सरकार ने यह फैसला किया है कि वो अपने वाइल्ड एनिमल्स को, जिसमें हाथी, हिरण, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स आ जाते हैं कई तरह के, 723 एनिमल्स को कल किया जाएगा, मारा जाएगा और लोग उसको खाएंगे। ठीक है, ताकि भूखे ना मर जाए। राइट, इसी के साथ साथ इनकी सरकार ने यह भी कहा है कि हम ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर इन एनिमल्स को हमने ना खाया तो वैसे भी सबके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ड्रॉट एनिमल्स को भी इंपैक्ट करेगा, खाना ढूंढते ढूंढते ह्यूमन पॉपुलेशन में के हैबिटेशंस में आएंगे तो वहां दिक्कत आ सकती है, एंड एट द सेम टाइम इम्बैलेंस भी क्रिएट हो सकता है। तो इन्होंने एक तरीके से जस्टिफाई करने की यहां पे कोशिश की है। अब नामीबिया में ये प्रॉब्लम हुई है तो नामीबिया आ गया न्यूज में, और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी कंट्रीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर सवाल पूछ लेती है। हो सकता है कि जो सवाल आए उसकी जो एक्सप्लेनेशन और जो आंसर करने के लिए जो मटेरियल चाहिए आपको, वो आर्टिकल में नहीं दिया होगा, जैसे यहां पर भी नहीं दे रखा, लेकिन सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। सो टेल मी द करेक्ट आंसर। नामीबिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन सर्दर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से सर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसका एक भी पोर्शन इक्वेटर के नॉर्थ में नहीं है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? 22nd पैरेलल, 22nd पैरेलल मतलब जैसे, ठीक है, धरती में लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, ठीक है, तो इन लॉन्गिट्यूड्स की जो डिग्री होती है उसके बेसिस पे इनको पैरेलल जैसे कहा जाता है। तो 22nd पैरेलल ये कह रहे हैं फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। राइट, तो क्या आंसर होगा इसका?
व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? लेक गुइनास इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेक एंड इज सिचुएटेड इन नामीबिया। ठीक है, तो पूरी तरह से सर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये ट्रू है। 22nd parallel forms a part of border between Namibia and South Africa. This is false. It's actually 20th parallel जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, कैसे? ये देखो, ये 22nd पैरेलल है। ठीक है, ये नामीबिया और बोट्सवाना के बॉर्डर का पार्ट है, और ये सीधी लाइन, ये 20th पैरेलल है, ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बॉर्डर का पार्ट बनती है, नॉट दिस 22nd पैरेलल। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई? ये फॉल्स हो गई। थर्ड स्टेटमेंट कह रही कि लेक गुइनास इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेक, ये ट्रू है। दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेक लेक गुइनास है। इसको लेक गुइनेस भी कह दिया जाता है कई बार। ठीक है, थोड़ा इस तरह से भी स्पेल कर दिया जाता है, राइट। दुनिया की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेक तो ये है, लेकिन क्या ये नामीबिया में है? बिल्कुल है। ठीक है, तो थर्ड भी ट्रू है। तो 1 and 3 दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको यूजफुल लगा। न्यूज़पेपर्स तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उन न्यूज़पेपर्स को हम तभी यूजफुल बना सकते हैं जब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड चाहे एक क्वेश्चन की हम ढंग से प्रैक्टिस कर लें, उसका ढंग से आंसर डिस्कस कर लें, मॉडल आंसर आपको मिल जाए, तो उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड ढेर सारे लाइक्स आप दीजिए। लेट अस सी कैन वी रीच 300 लाइक्स टुडे। 300 लाइक्स तक पहुंचेंगे और उसके बाद ये मॉडल आंसर फिर मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।